फूड चैलेंज। दिव्या एक बड़े घर की लड़की रहती है, पर दिव्या को दिनेश नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद घर में दिव्या की शादी के बारे में बातें चलने लगती है। तब दिव्या अपने पापा और मम्मी से कहती है, माँ पापा, आप मेरे लिए लड़के ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि मैंने मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया है। अच्छा, क्या वो किसी बिजनेसमैन का बेटा है या फिर किसी नेता का? अगर ऐसा है तो तुमने तो हमारा काम आसान ही कर दिया। अरे भावना हमारी बेटी है, उसकी चॉइस बड़ी ही होगी। अब तो जल्दी से शादी के तैयारी में लग जाते हैं। आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। वो कोई अमीर घर का लड़का नहीं है और ना ही किसी नेता का, बल्कि वो एक शेफ है। रोहन नाम है उसका। वो एक होटल में काम करता है। बहुत ही अच्छा लड़का है वो, और वो खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाता है। ये सुनते ही दोनों भी चकरा जाते हैं। उन्हें अपनी बेटी पर बड़ा गुस्सा आता है। तब सुधाकर फिर से कहता है, अरे तुम्हें हमारी इज्जत के बारे में थोड़ी भी चिंता है कि नहीं? क्या कहेंगे लोग कि सुधाकर का दामाद एक शेफ है? पापा, आप एक बार रोहन से मिल तो लो। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वो जरूर पसंद आएगा। दिव्या के लिए वो दोनों रोहन से मिलने का ठान लेते हैं और एक दिन दिव्या के साथ रोहन से मिलने उसके होटल में जाते हैं। होटल में जाते ही भावना कहती है, अरे दिव्या, रोहन क्या इस मामूली होटल में काम करता है? कम से कम वो 5 स्टार होटल का शेफ होता तो कुछ अलग बात होती। वैसे बेटा, मेरे सहेली का लड़का मोहित लाखों पैसे कमाता है महीने में। अभी भी वक्त है, छोड़ दे इस रोहन को। माँ, आप भी ना। रोहन के सामने पैसों की बात तो आप बिल्कुल भी मत करना। तब वहां रोहन आता है। दिव्या रोहन को अपनी माँ और पापा से मिलवाती है। तभी दिव्या का एक फोन आता है और वो उठकर चली जाती है। सुधाकर रोहन से कहता है, मुझे सब पता है तुम जैसे लड़कों के बारे में। अमीर घर की लड़कियों को फांस कर उनसे पैसे ऐंठते हो, पर मैं तुम्हें मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हाँ, पैसे लेकर मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ। इस बात से रोहन को बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, अरे आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? आप अमीर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की कीमत पैसे में तोलो। आप तो पैसों में इतने अंधे हो चुके हो कि अपनी लड़की की खुशी तक नहीं दिखाई दे रही आप लोगों को। मुझे तुम जैसे मामूली शेफ के साथ अपनी बेटी की शादी करनी ही नहीं है, समझे कि नहीं? उन दोनों के बीच में जोर जोर से बातें होने लगती है। तभी होटल का मालिक वहां आता है और वो कहता है, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली है। भाई साहब, रोहन सच में एक अच्छा लड़का है। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। आगे चलकर उसके खुद के होटल भी बना सकता है वो। आप अभी उसे गरीब समझकर ऐसे बातें मत कीजिए। लेकिन सुधाकर और भावना होटल के मालिक को भी भला बुरा कहने लगते हैं। तब तक वहां दिव्या आती है। तब होटल का मालिक कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है। आपने जो लड़का दिव्या के लिए पसंद किया है, उस लड़के और रोहन के बीच में एक फूड चैलेंज रखते हैं। तो फिर मेरी भी एक शर्त है। मोहित और रोहन से फूड चैलेंज में जो भी अच्छा खाना बनाएगा और कस्टमर पसंद करके खाएंगे, उसी से मैं दिव्या की शादी कर दूंगी। इस बात से सभी राजी हो जाते हैं। दूसरे दिन भावना और सुधाकर मोहित के साथ होटल पहुंचते हैं। आंटी, आप तो चिंता ही मत कीजिए। ये फूड चैलेंज तो मैं यूं करके पूरा करूंगा और जीत जाऊंगा। इस तरह फूड चैलेंज शुरू हो जाता है। रोहन आराम से सारी सब्जियां निकालकर घर का स्वादिष्ट खाना बनाने लगता है, तो मोहित चाइनीज आइटम बनाने लगता है। दोनों का खाना बनाकर जैसे ही तैयार होता है, वो होटल में आए कस्टमर्स को अपना अपना खाना खिलाने लगते हैं। लेकिन देखते ही देखते रोहन के घर के खाने का स्वाद कस्टमर्स को ज्यादा पसंद आने लगता है और मोहित के चाइनीज खाने के बारे में लोग भला बुरा कहने लगते हैं और उसे फेंक देते हैं। ये सब देखकर मोहित कहता है, अरे आंटी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शायद मेरा खाना बहुत ही बुरा बना है। अब मुझसे ये फूड चैलेंज नहीं संभालेगा। मैं तो जा रहा हूँ, अब आप ही संभालिए। इस तरह मोहित फूड चैलेंज में हार मान लेता है और रोहन वो चैलेंज जीत जाता है। शर्त के हिसाब से भावना और सुधाकर दिव्या की शादी रोहन से कर देते हैं। घमंडी बहू आलू पराठा। नितिन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी,
पर उसकी माँ सोनल और पिता आनंद दहेज की लालच में उसकी शादी नहीं कर रहे थे, जिसके चलते सब नितिन को कुंवारा नितिन कहकर बुलाते थे। एक दिन नितिन का पड़ोसी कहता है, अरे ओ कुंवारे नितिन, जरा इधर तो आना। ये सुनकर नितिन गुस्से से, मेरा नाम नितिन है, कुंवारा नितिन नहीं। अरे अरे ठीक है, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? वैसे तुम्हारी शादी कब है? जब भी होगी तब होगी, मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, तुम परेशान मत हो। नितिन ये कहकर अपने घर में चला जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, सबके बच्चे हैं, वो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, एक मैं ही हूँ कि कुंवारे का कुंवारा ही रह गया हूँ। अरे बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या हुई जो तू इतना परेशान हो रहा है? कर देंगे, अच्छा रिश्ता तो मिले पहले। अच्छा रिश्ता या फिर ज्यादा दहेज लाने वाली बहू? इस तरह वो बातें कर रहे थे कि एक पंडित जी वहां आते हैं। नितिन के पिताजी कहते हैं, अरे पंडित जी, आइए आइए, इस बार तो कोई अच्छा रिश्ता लाए हो कि नहीं मेरे बेटे के लिए? नितिन पंडित को देखकर अपने कमरे में चला जाता है। पंडित कहता है, हाँ हाँ आनंद जी, मैं आपके बेटे के लिए एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता लेकर आया हूँ। वो एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है, शादी के बाद सारी जायदाद नितिन की हो जाएगी। ये सुनते ही सोनल और आनंद खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन एक समस्या है आनंद जी। पंडित के मुंह से ये सुनते ही सोनल और आनंद के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम से गायब हो जाती है। अरे क्या समस्या है पंडित जी? लड़के को खाना बनाना नहीं आता। अरे पंडित जी, ये भी कोई समस्या है? शादी के बाद सीख लेगी, आप भी ना। लड़की थोड़ी सी घमंडी भी है, अमीर घर की लड़की है, थोड़ा बहुत घमंड तो होगा ही। देखिए पंडित जी, अब आप ये सारी बातें छोड़ दीजिए, जल्दी से ये रिश्ता पक्का कर दीजिए। इस तरह नितिन और परी की शादी हो जाती है। एक दिन नितिन के पिताजी कहते हैं, सुनो बहू, मैं तुम्हारी सास सोच रहे थे कि अब तुम आ गई हो तो क्यों ना हम तीर्थ यात्रा कराए। अरे आप लोगों ने अभी तक पैकिंग नहीं की? मैंने शादी से पहले ही आप दोनों के लिए तीर्थ यात्रा के टिकट करवा दिए थे। आप दोनों जल्दी से पैकिंग कर लीजिए, आज शाम को ही आपकी ट्रेन है। अरे कितने खुशकिस्मत है हम, जो हमारा इतना ख्याल रखने वाली बहू मिली है हमें। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना, आप दोनों के जाने से मुझे और नितिन को थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएंगी। परी के मुंह से ये सुनकर आनंद और सोनल के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो दोनों तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। नितिन अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो रहा था और परी सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। माँ कहती है, परी बेटा, नितिन का ख्याल रखना, वो हमें छोड़कर कभी अकेला नहीं रहा है। माँ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी। अब आप जाओ, देरी हो रही है। आनंद और सोनल चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नितिन परी से कहता है, सुनो परी, बहुत भूख लग रही है, कुछ अच्छा बनाकर खिलाओ। अरे नितिन, तुम्हें नहीं पता मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। एक काम करो, तुम हम दोनों के लिए आलू के पराठे बना दो। परी के ये कहते ही नितिन की सारी भूख मर जाती है। वो मन ही मन में सोचता है, हे भगवान, क्या बम्पर ऑफर दिया है तूने मुझे, पति के साथ साथ बावर्ची, हाय रे मेरी किस्मत। नितिन आलू पराठे बनाकर परी को देता है। परी पराठे खाकर कहती है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, क्या आलू के पराठे बनाए हैं? जी करता है कि तुम्हारे हाथ छूम लूं। परी अपनी सहेली को फोन करती है। हेलो रीमा, देखो तुम और नीलम जल्दी से हमारे घर आ जाओ। मेरे पति बहुत ही अच्छे आलू के पराठे बना रहे हैं, हम सब मिलकर खाते हैं, बड़ा मजा आएगा। ये सुनकर नितिन, अरे परी, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई बावर्ची नहीं जो खाना बनाता रहूं। देखो नितिन, तुम मुझसे यूं ऊंची आवाज में बात मत किया करो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यूं वो रूठ कर जा रही थी कि नितिन अपने मन में सोचता है, अरे इतनी मुश्किल से तो मेरी शादी हुई है, अब ये भी रूठ कर चली गई तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं। यूं सोचकर नितिन परी को रोक लेता है। अरे मेरी प्यारी परी, रुक रुक, वो तो मैं मजाक कर रहा था। कहो तुम्हें कौन से पराठे खाने हैं, आलू, पनीर, गोभी या पालक के? परी शर्माते हुए कहती है, ओ नितिन, तुम कितने अच्छे हो, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। नितिन परी और उसकी सहेलियों के लिए आलू के पराठे बनाता है। परी और उसकी सहेलियां पराठे खाकर कहती है, अरे वाह परी, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो,
तुम्हारे पति ने बड़े ही जबरदस्त आलू के पराठे बनाए हैं। इन्हें खाकर तो मजा आ गया। काश मेरे पति भी ऐसे ही आलू के पराठे बनाते। यूं वो सब मिलकर सारे पराठे खा जाते हैं। नितिन को खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अरे तुम्हारी सहेलियां दिखने में तो कितनी दुबली पतली लग रही थी, पर सारा खाना तो खत्म कर गई। लगता है बकासूर की बहनें हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं डियर, तुम अपने लिए फिर से बना लेना। मैं तो थक गई हूँ ना, मैं चली सोने। लगता है मेरी पूरी जिंदगी इस आलू के पराठे बनाकर खिलाने में ही निकल जाएगी। है ईश्वर, क्या घमंडी पत्नी दी है तूने मुझे। यो नितिन जिंदगी भर अपने घमंडी बीवी को आलू के पराठे बनाकर खिलाता रहा। प्रिमिटिव वाइल्ड पिग कुकिंग। रमेश और सीता दोनों पति पत्नी एक ढाबा चलाते थे। एक बार उस ढाबे के जगह का मालिक मोहन वहां आता है और वो कहता है, अरे सुन रमेश, मुझे ये जगह बेचनी है। तुम अपना ये ढाबा यहाँ से 2 दिन के अंदर उठा लो और कहीं और जाकर बसा लो, और जल्दी से जल्दी ये मेरी जगह खाली कर दो। पर मोहन जी, ऐसे कैसे मैं कर लूंगा? अभी अभी तो मेरा धंधा अच्छे से चलने लगा है, और आप कह रहे हो कि 2 दिन में ये जगह खाली कर दूं। ऐसा कैसे हो सकेगा? अब अचानक से मैं दूसरी जगह कहाँ से ढूंढूंगा? मैं वो सब कुछ नहीं जानता। तुम बस मेरी जगह खाली कर दो। 2 दिन के बाद कस्टमर आने वाले हैं, वो मेरी जगह देखने वाले हैं। अच्छी कीमत मिल गई तो ये जगह बेचकर मैं शहर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर उस जगह का मालिक मोहन वहां से चला जाता है। घर आकर रमेश सीता को सारी बात बताता है। तब सीता कहती है, बस यही बात है ना? क्यों ना हम ही वो जगह खरीद ले? पर सीता, हमारे पास इतने पैसे कहाँ है? कैसे भी पैसों का इंतजाम करना ही होगा। ये जगह ढाबे के लिए बिल्कुल सही है, और ऐसी जगह हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए। बात तो तुम सही कह रही हो। मैं कल ही जाकर मोहन से बात करता हूँ। दूसरे दिन रमेश मोहन के घर जाता है और उससे उस जगह को खुद ही खरीदने के बारे में कहता है। तब मोहन कहता है, अरे रमेश, तुम्हें तो जगह का किराया ही देना नहीं हो रहा है, और बड़ा आया जगह खरीदने वाला। तुम्हें पता भी है उस जगह की कीमत क्या है? लाखों की जगह है वो मेरी, लाखों की। मोहन जी, मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। बस ये जगह आप मुझे ही बेचना। रमेश की यह बात सुनकर मोहन के मन में लालच आता है और वो रमेश के हालात का फायदा उठाना चाहता है। तब वो कहता है, मेरी जमीन 30 लाख रुपए की है, क्या तुम ये कीमत दे पाओगे? क्या 30 लाख? पर मैंने तो सुना था कि 15 लाख की है। आपने इतनी जल्दी कीमत क्यों बढ़ा दी? देख, लेना है तो लो, वैसे भी 30 क्या 50 लाख क्या, लोग कैसे भी करके देने के लिए तैयार है उस जगह के लिए। मैं बस 1 हफ्ते के लिए रुक सकता हूँ। रमेश मोहन की बात मान लेता है और घर आकर सीता को सारी बात बताता है। इतनी कीमत सुनकर वो भी घबरा जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। घर के वो जेवर बेचकर और जमा किया हुआ पैसा मिलाकर बस 2 लाख रुपए ही होते हैं। लेकिन बाकी के पैसों का इंतजाम कैसे करें, यही वो दोनों सोच रहे थे कि तभी गांव में एक कुकिंग कंपटीशन की अनाउंसमेंट होती है। शहर में प्रिमिटिव कुकिंग कंपटीशन होने वाला था और उसका 30 लाख इनाम था। ये सुनकर दोनों में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है और दोनों उस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। तब सीता कहती है, अजी देखना, हम ही ये कंपटीशन जीतेंगे। हम जंगल से एक सुअर पकड़ते हैं और उसे प्रिमिटिव स्टाइल में पकाते हैं। हाँ, ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। प्रिमिटिव वाइल्ड पिग कुकिंग बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब तो ये इनाम हमें ही मिलेगा। ऐसा सोचकर वो दोनों भी जंगल सुअर पकड़ने जाते हैं। दिन भर वो सुअर के पीछे भागते रहते हैं। कभी सुअर हाथ लगता तो कभी हाथ से छूट जाता। इस तरह से काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार एक सुअर को वो दोनों भी पकड़ लेते हैं। दूसरे दिन कंपटीशन की जगह खुशी खुशी वो जाते हैं, पर वहां जाकर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। सीता कहती है, मुझे तो लगा था कि प्रिमिटिव वाइल्ड पिग कुकिंग का आइडिया हमारा ही होगा, पर यहाँ तो बहुत सारे लोगों ने सुअर ही लाए हैं। अरे ये एक प्रिमिटिव वाइल्ड पिग कुकिंग कंपटीशन है। हमें अब अपने खाने का स्वाद ही जीता सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं एक ऐसा मसाला बनाता हूँ
जिसके सुगंध से ही लोग हमारी तरफ खींचते हुए आएंगे। ऐसा कहकर रमेश मसाला बनाकर उस पूरे सूअर को मसाला लगाता है और उसे आंच पर पकाने के लिए रख देता है। सच में थोड़ी ही देर में लोग उसकी सुगंध से रमेश और सीता की तरफ ही आने लगते हैं। उस सुअर की सुगंध ना ही अच्छी थी बल्कि उस सुअर का टेस्ट भी अच्छा ही था, जो जज को भी बहुत पसंद आता है और उन दोनों को ही 30 लाख रुपए का इनाम भी मिल जाता है। वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और मिले हुए पैसों से मोहन की उस ढाबे वाली जगह को खरीद लेते हैं। इस तरह से प्रिमिटिव जंगल सुअर को पकाकर वो दोनों बहुत ही मशहूर हो जाते हैं और उनका ढाबा भी।